अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। दिस इज मी सुहाब सल। मेरे साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। बहुत हैपनिंग था सर वीकेंड, बहुत हैपनिंग बहुत है, हैपनिंग था, जबरदस्त। और आज का दिन खास तौर पे जो है वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट देखते है। हैं फैसला आज होता है कि नहीं। हरमीत का रुख करते हैं। हरमीत भी आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम तीनों मौजूद हैं। और फाइनली हरमीत, आफ्टर सो आपके मेनी डेज। इस्लामाबाद में तो इस वक्त तमाम नज़रें लगी हुई हैं मुल्क की कि इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो आज कार्रवाई होनी है उसका रुख किस तरफ को जाएगा। हमजा शहबाज जो हैं वो वजारत आला पे फायद रहेंगे, नहीं या रहेंगे। नहीं। चौधरी शुजात तक पहुंच गए हैं, अपने साले हुसैन के साथ वहाँ पे पहुंच गए हैं, वो भी उसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं। तो हरमीत, क्या ख्याल है? कोई नज़र दौड़ाई है आते हुए? कोई गहमा गहमी नज़र आ रही है? और कोई पता चल रहा है कि लोग इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल रऊफ साहब, सबसे पहले तो आप दोनों को, बल्कि पूरे हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रऊफ साहब, हमारा जो ऑफिस है हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास ही हैं और ये रेड जोन में आता है। तो सुबह आते हुए कुछ एरियाज़ जो है उन पर वहाँ पे जो है उस एरिया को ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया और पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई, क्योंकि आज जो है बड़ा अहम मामला है और ख़ासकर कोशिश ही की जाएगी कि तहरीक इंसाफ और नून लीग के जो वर्कर हैं वो अंदर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना आ सके। लेकिन इसके साथ साथ आपको कल आप लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी की थी मौलाना फजल रहमान साहब की, और पीडीएम ने भी फैसला किया है कि वो आज सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पिटीशन दायर करेंगे, क्योंकि उन्होंने इनकार किया है कि मामला अगर फैसला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि फ़ैसला अगर उनके ख़िलाफ़ आता है तो इस मामले फ़ैसले से इनकारी हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पिटीशन इसलिए दायर की है कि 4 से 5 जज वो नहीं मानते, फुल कोर्ट को मानना चाहते हैं, फुल कोर्ट का ऑर्डर ही मानेंगे। तो ऐसे में अगर हम देखें तो अदलिया की भी छुट्टियाँ हैं, जजेस जो हैं उनकी भी छुट्टियाँ हैं। वो कुछ जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक गए हुए हैं सैर व तफरी के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर ये पिटीशन दायर करना, कोशिश तो यही है, क्योंकि मरीम नवाज़ साहब के हवाले से जो कल अकाउंट्स जो मुंजमद किए गए हैं, पकड़े गए हैं, उनमें से 529 के करीब ऐसे अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से चलाए जा रहे थे। और वो जजेस के हवाले से एक ऐसी मुहिम चलाई जा रही थी जजेस के ख़िलाफ़ कि हमने पहले कभी नहीं देखी कि इदारों के ख़िलाफ़ इस किस्म की मुहिम, और वो भी ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, और ख़ासकर उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है मरीम नवाज़ साहिबा, वो तमाम तर पेजेस को लाइक भी करती है और फॉलो भी कर रही है। तो इस किस्म के हालात हैं। लेकिन आज जो है, हाँ, तहरीक इंसाफ के भी जो लोग हैं उनकी भी तैयारी है, लेकिन कोशिश ये की जा रही कि आवाम जो है, जो वर्कर हैं, जो पार्टी के कारकुनान हैं, उनको रेड जोन से रोका जाए। और ये जो मामला है आज, वैसे केस का हम भी इंतज़ार करेंगे कि फ़ैसला कैसा, कौन सा फ़ैसला आना है। लेकिन एक कोशिश पीडीएम की जानिब से की जा रही है। आपको याद होगा 7 अप्रैल को जब मामला आया था तो इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जब उसको गैर आइनी करार दिया गया तो उस इक़दामात को, तब इनकी जानिब से बड़े ज़बरदस्त किस्म के बयानात आ रहे थे पीडीएम की जानिब से कि आज अदलिया ने सबके दिल जीत लिया, आज बड़ा कमाल का फ़ैसला है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फ़ैसला कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अगर इनके ख़िलाफ़ आ रहा है तो दबाव इतना बढ़ाने की कोशिश की गई अदालत पर, इदारों पर, और आपके सामने सारी चीज़ें। लेकिन अब देखने की केस का पलटा किस तरफ। इस प्रेशर में एक चीज़ कॉमन है कि मुख्तलिफ मुतालबात में जी ये मुतालबा भी करती है हुक्मरान इत्तेहाद के भी, हमें लार्जर नहीं फुल कोर्ट बनाया जाए, उसी पर फैसला दोनों किया तरफ का अगर देखा जाए, हरमीत जैसे बात कर रहे हैं, दोनों पार्टियां, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे मुश्तरका जो हुकूमत बनी हुई है वो हो, दोनों कोशिश कर रहे हैं मुश्तरका इत्तेहाद भी के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इदारों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, इतना ज़्यादा बढ़ाएं कि वो मजबूर हों उनके हक़ में फ़ैसला करने के लिए। इस तरीके से दबाया तो नहीं जा सकता, ना दबाया जाना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है हरमीत कि अगर किसी के भी ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो ऐसा लगता है कि वो उसको मानने को तैयार नहीं होगा। बहुत मुश्किल में डाल दिया है इन्होंने इदारों को। हाँ। लेकिन सर देखिए, मैं सिचुएशन अपना हैपनिंग इतना वीकेंड कहने का मकसद ये था कि सर कार्टून्स बच्चों ने नहीं देखे, बच्चों ने नेटफ्लिक्स नहीं देखा, बड़ों ने मूवीज़ नहीं देखी। वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, आज सारे टीवी की आंखें ऐसे बैठे हुए थे कि मैच बेसिकली पार्लियामेंट में हो रहा था। पंजाब का वो मैच जो हमने देखा, जिसमें नंबर गेम हमने देखी, वो 10 वोट बच्चे को पता है कि वो किसको डाले गए थे और कहाँ से निकाले गए और सब कुछ। अच्छा, ये हैपनिंग वीकेंड जो था, अब इसी पर सर मैच की अगर हम बात करें तो ज़रा मैच का तड़का भी लगा देते हैं जो हो रहा है।
थोड़ा सा उस मैच हाँ को डिस्कस चले कर थोड़ा लेते सा, हैं। मतलब ये हमने चूंकि आगे चल के अभी जैगम खान साहब हमारे साथ थोड़ी देर बाद होंगे, उनके साथ हमने बात भी करनी है डिटेल में करेंगे तफसीली बात उनसे। कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला किस तरह से असरअंदाज होगा, इसके मुज़मरात क्या होंगे, किस तरफ का रुख उम्मीद है कि वाक़यात लेके चलेंगे और इससे मुल्क की सियासत के ऊपर असरात क्या पड़ेंगे, ये थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त एक मैच चल रहा है श्रीलंका और पाकिस्तान का। असल में मैच तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है उसमें उस तरफ का रुख थोड़ा सा हमारा कम हो गया, डाइवर्शन कम हो गई है थोड़ी सी, तो ध्यान लोगों ने कम दिया इस दफा। थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे तो 330 पे श्रीलंका के 7 आउट थे और अच्छी इनिंग खेल ली है श्रीलंका ने। ये एक ये आप देख रहे हैं, ये नसीम शाह गेंद कर रहा है और नसीम शाह की गेंद के ऊपर 2 विकेटें नसीम शाह ने लिए इस मैच में अभी तक। और मेरे ख्याल से हम लाइव दिखा रहे हैं, 336 पे 8 हो गए, पीटीवी कर्टेसी, और हम लाइव दिखा रहे हैं फिलहाल इस वक्त। जी 336 पे 8 आउट हो गए। देखते हैं कितना स्कोर करता है श्रीलंका और उसके जवाब में पाकिस्तान को कितना स्कोर करना होगा। अगर सियासी सूरत हाल ये ना होती सर, अगर सियासी सूरत हाल ये ना होती तो लोग बड़ी तादाद में इस मैच को इंटरेस्टिंगली देखते। हाँ। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि सियासत पे आपका मेरा हम सबका जोर थोड़ा ज़्यादा है, तो हम इसको ज़रा ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं बनिस्बत इसके। लेकिन ये मैच भी उतना ही हैपनिंग था जितना हैपनिंग जो सर आपका सियासत थी। ठीक है, तो सेकंड इनिंग पाकिस्तान को खेलनी है, फिर तीसरी इनिंग श्रीलंका खेलेगा, चौथी इनिंग पाकिस्तान को खेलनी है। इस मैच में भी एक अच्छी लीड पाकिस्तान को लेनी होगी। चौथी लीड बड़ी मुश्किल होती है, चौथी इनिंग बड़ी मुश्किल होती है। एक मैच में तो पाकिस्तान ने चौथी इनिंग में रिकॉर्ड स्कोर बनाया पहले टेस्ट में और जीत गए थे। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। बहरहाल हम चलते हैं अपने रन डाउन टॉप स्टोरीज की तरफ, देखते हैं आज हमने क्या करना है। टॉप ऑफ द लिस्ट हमने पहले डिस्कस कर लिया है। बिग क्वेश्चन मार्क है, क्या हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर रहेंगे, या इसके अलावा एक और सवाल है जो बड़ा गर्दिश कर रहा है, क्या जनरल इलेक्शन ही वाहिद सोल्यूशन है, इज इट? इस पर हम डिटेल में बात करेंगे आज के अपने रन डाउन में। टॉप स्टोरीज में आगे बढ़े तो आपको बताएं कि ये एक ऐसी बात भी है कि अमेरिका इससे काफ़ी परेशान हुआ है सर। एक दहाई, मेरे ख्याल से एक दहाई के बाद पोलियो का पहला केस डायग्नोस और कल मैं पढ़ा था कि खैबर पख्तूनख्वा में 13 केसेस पाकिस्तान में भी नज़र आ गए हैं पोलियो के, जो बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। इसके हवाले से हम देखेंगे, अगर हमें मौका मिलता है इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी, कि ये जो पोलियो वायरस है दोबारा सर उठा रहा है। अमेरिका तक में जिन लोगों के बारे में मैं पढ़ा था कि वहाँ पे अमेरिका में भी जिन लोगों को में वो नज़र आया केस, वो हैं जिन्होंने पोलियो वैक्सीन नहीं पी थी और नहीं पी। इसके अलावा सर मैं जगह ये पढ़ी थी कि वो कह रहे हैं कि वो अमेरिका से हैं भी नहीं, वो इनके बारे में ये भी कहा जा रहा है। लेकिन वो फैमिली कौन है, डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ भी। आगे बढ़े तो तालीमाबाद असातिज़ा की तरबियत के लिए पहली मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। ये ऐप कैसे काम करती है, असातिज़ा कैसे सीख सकते हैं, बच्चों को क्या प्रोडक्टिविटी है, क्या फ़ायदा होगा, इसको डिटेल में हम करेंगे डिस्कस। आगे बढ़ेंगे सर, एक स्मार्ट झूला आ गया, अम्माओं की परेशानियाँ दूर कर दी हैं। लेकिन ये सवात की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने की अच्छी बात है कि एक हरमीद के इलाके के बच्चे ने एक झूला बनाया है, कमाल कर दिया, जो बच्चे के रोने के ऊपर खुद झूलना शुरू कर देता है और हर 3 मिनट के बाद भी खुद झूला झूलता है। और ये बड़े अच्छा, ये एंटरप्रेन्योरशिप की एक बड़ी आइडिया, इट्स ऑल अबाउट आइडिया, जिस पर आप एक एम्पायर खड़ा कर देते हैं। सो ये आइडिया क्लिक करेगा। आई थॉट आपको डिटेल में बताएंगे कि सवात का कौन सा बच्चा कब से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और ये कितना फ़ायदेमंद है। आगे बढ़े सर, तो अगेन हम बेसिकली वार्न करना चाहते हैं कि सर बच्चों में पुरस्रार हेपेटाइटिस, आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है कि कोविड के बाद कोविड भी इसकी टू सम एक्सटेंड वजह हो सकती है। बच्चों का हेपेटाइटिस कितनी जानलेवा बीमारी हो सकती है, इससे प्रिकॉशंस क्या है और ये क्यों बच्चों में इतना बढ़ता चला जा रहा है, आलमी इदारा सेहत ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपको हम थोड़ी देर के लिए सर चित्राल भी ले जाएंगे। ट्राउट फिश तो आपने खाई होगी, कोई ऐसी बात करूँ आपने ना खाई हो, कमाल होती है। अच्छा, कमाल आपने खाई, क्या जायका होता है, आपने भी खाई होगी। कोशिश करेंगे फिल्म का पैकेज भी दिखा दें, आज एक फिल्म के रिपोर्ट भी दिखा दें। हैं हरमीत ने तो नहीं खाई होगी, तो और किसने खाई होगी? खा के बड़े हुए होंगे सर। हरमीत क्यों हर दफा जाके खाते हो अपने इलाके में? रोज़ साहब हम शिकार के लिए जाया करते थे, मुझे जब भी हम उधर होते थे सवात में तो बहुत ज़्यादा, लेकिन अब अरसा हो गया है कि काफ़ी अरसे से मैं गया नहीं हूँ। जब जाता हूँ तो मौसम इस तरह होता है कि उसमें उस तरह खाने का मौका मिलता नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि सो ने जिस तरह कहा कि खाते हुए बड़े हुए हैं, ऐसा ही है वहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो कुछ चीज़ें जो हैं वो नायाब होती जा रही हैं हमारे
इलाकों में भी। और हरमीत मैं एक बात बताऊँ सर, मैं रिसेंटली गई हूँ तो मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं इस बात को कोट कर देती हूँ सर। अब वहाँ दो किस्म आ गई हैं, एक देसी ट्राउट फिश मेरे ख्याल से और एक फार्मी, जिसको वो खुद भी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और खुद भी उसकी निगहदाश्त कर रहे होते हैं सर। इस तरह से आपको दो किस्म मिलना शुरू हो गई हैं इन एरियाज में भी। लेकिन जो देसी खाने का मतलब है फिर तो वो देसी खाने का ठीक है। चलते हैं जी डेली डोज की तरफ। जी आपको पता डेली डोज आज का मंडे डोज, मंडे ब्लूज के साथ आपको पहली खबर बड़ी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो पहले यहाँ पर ट्रैवल कर चुके हैं। बस सर्विस सर पाकिस्तान से अफगानिस्तान, पाक अफगान लग्जरी बस सर्विस थी ना, जो कि मेरे ख्याल से बैक इन 2016 पे चला करती थी, लेकिन वो बंद हो गई थी। और 2016 के बंद होने के बाद अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र इस बस सर्विस को बंद किया गया था फॉर दैट टाइम, लेकिन अब दोबारा से इसको अगस्त के लास्ट में कहा जा रहा है कि लग्जरी बस चलेगी। पहले तो आम बस होती थी मेरे ख्याल में, अब लग्जरी बस चलेगी और 2 पॉइंट से चलेगी, पेशावर से और कोयटा से और एक कोयटा से। और सर कहाँ तक जाएगी? तमाम लोग जो सफर करना चाहते हैं और जो सफर करते रहते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि मतलब ये चले। और वीजा प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट करने हम देखते हैं कि रोज साहब या पेशावर का इलाका हो या कोयटा का इलाका हो, यहाँ से बहुत आमदरफ्त का जो सिलसिला है वो चलता जाता है। और वैसे भी मुझे याद है कि बहुत ऐसी बसें जाती थी कि जिसमें बैठना भी मुहाल होता था, बड़ा मुश्किल होता था बैठना वहाँ पे और सफ़र करना भी, क्योंकि रोड्स भी उसी तरह नहीं है जब आप अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं। लेकिन अब अगर ये लग्जरी बस आ जाती है तो इससे कम वो सफ़र जो है वो कंफर्ट जोन में आप जाएंगे, बड़े आराम से जाएंगे। एक तो हम देखते हैं कि वहाँ से बहुत बड़ी तादाद जो है अफगानियों की वो आती है यहाँ पे। पेशावर में अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, फिर कोयटा आते हैं, वहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आते हैं या दीगर अशिया खरीद फरोख्त का जो सिलसिला है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो कारोबारी तबका भी बहुत ज़्यादा आता है, तो उससे मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा उनको भी होगा। और आम क्योंकि रिश्ते भी हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की काबुल और अफगानिस्तान में। और वहाँ से कंदहार की मैं अगर बात करूँ तो कोयटा, कंदहार, ये जोब, ये इसके जो इलाके हैं वहाँ पे भी लोगों में रिश्तेदारियाँ हैं, आना जाना है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक अच्छा होगा कि अगर वो आज आना जाना करेंगे अफगानिस्तान की ओर या अफगानिस्तान से वो अगर पाकिस्तान की ओर करेंगे तो उनके लिए कम से कम एक कंफर्ट जोन होगा कि उसमें आप रिलैक्स होकर आ सकेंगे और जा सकेंगे। अच्छा हरमीत से वैसे पूछना चाहिए, पश्तो में बताया ज़रा हमें कि वो जो पाक अफगान दोस्ती बस सर्विस है इसको पश्तो में क्या कहेंगे, मतलब वो पश्तो में क्या लिखा होगा? ज़रा हरमीत, एक्साइटेड हो गए हम थोड़ा सा आपकी पश्तो सुनने के लिए लाइव। अच्छा वैसे तो पश्तो में बहुत सारे अल्फाज जो हैं अब इतने मिक्स हो गए हैं सर कि जो अफगानी पश्तो है तो वो तो बड़ी मुश्किल है। हाँ लेकिन वो ज़्यादातर इसी तरह ही होगा कि लर ओबर दोस्ती बस इस तरह ही लिखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा हम रिपीट भी नहीं कर सकते सर, बहुत सारे अल्फाज जो है वो उर्दू के साथ मिक्स ही होते हैं। अच्छा ठीक है, दोस्ती बस में है, मतलब दोस्ती बस लग व्हाटएवर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगली खबर डेली डोज में हम आपको देंगे सर। इस खबर को देख के यकीन करें आज सुबह मुझे आया कि मुझे ये आर्ट क्यों नहीं आता सर। मैं घर से निकली अपनी गाड़ी लेके, छोटी गाड़ी, रास्ते में उसका टायर पंचर हो गया, लेट भी हो गई। मैं घर से मैंने दूसरी गाड़ी मंगवाई, दूसरी गाड़ी मंगवा के फिर मैं उस गाड़ी में आई, उसको मैंने घर पहुंचाया। जनाब आपको अगर ये आर्ट आता है तो आपको मेरी वाली मुश्किलात नहीं होगी। चलती गाड़ी का टायर चेंज करने का ये आर्ट इटली के एक जनाब है जिन्होंने ये रिकॉर्ड कायम कर दिया। लेकिन वो तो रैंप पे चढ़ के मतलब उन्होंने किया ना कि वो गाड़ी चलती थी, रैंप पे चढ़ाई, रैंप पे चढ़ा के इन्होंने जनाब टायर बदला और 1 मिनट और 17 सेकंड में। यस सर 1 मिनट, आई थिंक 3 मिनट, इतालवी मर्दों की जोड़ी ने हाँ जी सिर्फ 1 मिनट और 17 सेकंड में तब्दील किया। 17 सेकंड में इन्होंने तब्दील किया है और इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनको शुमार किया गया। हाँ मतलब लोग देखो हाँ नट खोलना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन आप देखें कि इतना जल्दी खोलना और जाहिर बात है कि बड़ा मुश्किल काम है। वैसे भी हम जब टायर खोलते हैं तो टाइम लग जाता है, जाहिर बात है नट्स खोलने पड़ते हैं, फिर निकालने पड़ते हैं, टायर को एक साइड में करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने खड़े खड़े सारा कुछ कर दिया। लेकिन सर मैं तो इन रिकॉर्ड से परेशान। हाँ मेरे ख्याल में आम देखने वाले के लिए है कि आप बराए करम ये कोशिश ना ही करें तो बेहतर है। जिस तरीके से उन्होंने पूरी गाड़ी एक साइड पे उसको किया, उसके बाद वो एक हवा में वो खिड़की से बैठ झांका, दूसरा जो है साथी उसका उसे किया। दे आर वेयरिंग यूनिफॉर्म एज वेल। हाँ। सारी प्रिकॉशंस हैं। आप ये कर्तव्य यहाँ ना करना शुरू कर दे, आलमी रिकॉर्ड का दही रिकॉर्ड बनाओ, तो ऐसे नहीं करना आप लोगों ने बिल्कुल भी। हाँ, बहुत खतरनाक है। मैं ये सोचती हूँ कि जब भी हम कोई रिकॉर्ड की खबर देते हैं, अजीब व गरीब नौयत के रिकॉर्ड है जो बनाए जाते हैं, लेकिन अहम बात और मजे की बात ये कि रिकॉर्ड ऑलरेडी भी मौजूद था जनाब, लेकिन वो 1 मिनट 30 सेकंड का था और इन जनाब ने उसी रिकॉर्ड को ब्रेक किया जो कि 1 मिनट और 17 सेकंड पर लेकर आए। अच्छा अगली खबर जो है ना वो बड़ी दिलचस्प है। वो इस तरह दिलचस्प है कि एक रोबोट ऐसे बनाए गए हैं जो इंसानी जिस्म के अंदर जाके
और वो इलाज करेंगे, दवाई जो ऐसे मकाम पे जहाँ पे वैसे दवाई नहीं पहुँचती वहाँ दवाई पहुँचाएंगे। ये जनाब टेप और धाती सफूफ से बने रगों में दौड़ने वाले रोबोट। क्या बात है। मुझे याद है बहुत पहले की बात है कि एक फिल्म आई थी ऐसी जो इसके ऊपर थी कि एक छोटा सा कैप्सूल सा बनता है और डॉक्टर जो हैं उनको छोटा करके और वो उस कैप्सूल के अंदर भेजा जाता है इंसानी जिस्म में और वो जाके ट्रीटमेंट करते हैं। रास्ते में जो उनको मराहल से गुजरना पड़ता है। अब मुझे नहीं मालूम था या उस ज़माने में देखने वालों को नहीं मालूम था कि मुस्तकबिल में जाके इस तरह की चीज़ एक्चुअली होने वाली है। तो ये एक्चुअली हो गई। रोबोट बनाए गए हैं, साइंसदानों ने ये हांगकांग में बनाए हैं और ये जनाब प्लास्टिक, टेप और धाती पाउडर पर मुश्तमिल है। और सर आप ये देखिए इसकी शेप्स जो चेंज हो रही है ना, ये आपकी बॉडीज़ में आर्टरीज, वेन्स और आपके जो भी कर्व्स होते हैं ये अपने आप को आपकी बॉडी की जो भी जिस पार्ट में भी है उसकी शक्ल के मुताबिक ढाल लेते हैं सर। मतलब अगर आपको लगता है कि ऑब्वियसली वेन्स आर्टरीज की डिफरेंट ऐसे होते हैं आपको कर्व्स वगैरह, तो अगर आपको ये इंसानी जिस्म में आपने भेजने हैं, जो कि साइंस ने कर दिया है कि इंसानी जिस्म में अगर आपने भेजना है तो ये आपके पार्ट्स के इंटरनल पार्ट्स के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड कर लेंगे, अपनी शक्ल को मोल्ड कर और लेंगे। कंप्यूटर से मुंसलिक होंगे ये। इसके अंदर वैसे खुद कोई बैटरी या ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये मतलब कंप्यूटर के ज़रिए मतलब इनको मूव किया जाएगा। और मैदे में अल्सर हो ख़ास तौर पे जैसे उन्होंने कहा, तो अल्सर के लिए भी ये जाके वहाँ पे अंदर जाएंगे और जाके उस मकाम के ऊपर जहाँ कोई ज़ख्म है उसके ऊपर टेप तक लगा देंगे। तो बड़ी कमाल की बात है भाई, कमाल साइंसी इन्वेंशन है। जी हरमीत। रूसफ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें इन चीज़ों के हवाले से फिल्मों में देखा, पढ़ा इनके बारे में। यही यही चीज़ जो है 2008 में एक अखबार में मैंने इसके बारे में पढ़ा था और आज उस चीज़ को हम देख रहे हैं कि वो भाई अमली तौर पर भी इस्तेमाल में आ गई है। तो साइंस वैसे भी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और इंसान की जो मुश्किलात हैं, जो तकालीफ हैं, उसको कम करने के लिए कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो मैदान में आ रही है। तो इससे ये होगा कि बहुत सारे मसाइल लोगों को सामना होता है, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो पहुँचने में बड़ा टाइम लगाती है, तो कम से कम वो वक्त के पहुँच के आपको रिलीफ देगी। तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? और सर इससे बड़ी बात ये हो सकती है, इससे बड़ी खबर जो है वो अगली खबर है सर। मेरी फेवरेट खबर है सर। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और चूंकि मैं 2 जगहों पर काम करती हूँ तो मुझे तो सारा दिन में ना सिर्फ एक आधा घंटा चाहिए होता है नींद के लिए। मैं कहती हूँ मुझे आधा घंटा मिल जाए, मेरा सारा दिन जो अगला दिन है, जो रिमेनिंग डे है, वो बेस्ट गुजरेगा। अगली खबर सर कुछ ऐसे है कि अगर आपको आ रही है नींद, आपको आ रही है नहीं इस वक्त? हाँ, इस वक्त क्यों आएगी? सर ऑफिस में नींद आनी चाहिए ना। अच्छा, इस खबर के लिए ऑफिस में नींद आनी चाहिए। दोपहर के करीब आदमी को आती है ना। अगर आपको दोपहर में आ रही है, अगर आपको सुबह में आ रही है, एक स्पेसिफिक टाइम में, आप एक नैप बॉक्स बनाया गया है कंपनी की जानिब से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। और लेकिन उन एम्प्लॉयज़ के लिए सर जो बाथरूम में जाके सो जाते थे, काम नहीं करते थे, उनके लिए अब एक नैप बॉक्स मुतारिफ कराया है। ये नैप बॉक्स जो है इसमें आप सो सकते हैं और ये अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा काम करने के लिए, और अगर उन्हें नींद ना आए, नींद की वजह से उनका काम डिस्टर्ब ना हो, ये जो पॉलिसी है ये कंपनी ने लॉन्च की है कि भी अगर आपको नींद आ रही है तो आप ये नैप बॉक्स में जाकर अपना नैप पूरा कर सकते हैं। अच्छा, नैप के बारे में मतलब ये है कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वो समझते हैं कि आदमी की कारकर्दगी बढ़ जाती है, बेहतर हो जाती है। नो डाउट सर। तो मुझे याद है यूरोप में ख़ास तौर पे अगर आप जाएं तो यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में, स्पेन में, इसके मुल्क का इलाके जो हैं वहाँ पे आप देखो तो लंच के बाद तकरीबन लंच की ब्रेक 1.5-2 घंटे की ब्रेक होती है और सब लोग जो है उसको सिएस्टा बोलते हैं। सिएस्टा। तो सिएस्टा जो है वो दरख्तों के नीचे लेट जाते हैं और हल्की सी नैप लेते हैं और नैप लेने के बाद दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। मैंने खुद देखा, मैं स्विट्ज़रलैंड में कुछ अर्सा मैंने काम किया तो वहाँ पे जब गए तो लंच का टाइम हुआ तो मैं भागना चाह रहा था दफ्तर में। अच्छा। तो मेरे साथियों ने कहा कहाँ जा रहे हो, अभी तो नैप का टाइम है। होल्ड ऑन, हाँ, सो जाओ, होल्ड ऑन, थोड़ा सा सो जाओ, थोड़ा सा थोड़ी बहुत नींद हो जाए। हाँ, थोड़ी बहुत नींद हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है, इसलिए कि देखिए जापान की एक फर्नीचर कंपनी है जिसने फिलहाल ये पॉलिसी लॉन्च की है। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जब आपको शदीद नींद आ रही हो ना तो अगर आप आधे घंटे का नैप ले ले तो वो सर कम से कम 6 घंटे की नींद के मुताबिक होता है। हाँ। अगर आपको शदीद नींद आ रही हो। दुनिया में वो ममालिक जहाँ पे लोगों की एवरेज नींद बहुत कम है उसमें जापान सरफहरिस्त है। जापान में लोग एवरेज के तौर पे एवरेज अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 4 घंटे की उनकी नींद होती है।
तो ज़ाहिर है ऐसे में जब काम का प्रेशर भी ज़्यादा हो, नींद भी कम हुई हो, तो फिर नैप का तस्वुर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे जनाब ये उन्होंने बनाया एक बॉक्स सा, अगर आप सिलेंडर टाइप का बॉक्स है, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आप थोड़ी सी नैप ले लें और उसके बाद दोबारा अपने लेकिन काम में इंटरेस्टिंग बात ये भी है जो मैंने शुरू में भी बताई है कि बेसिकली इस जापान की फर्नीचर कंपनी के बॉस ने ये लॉन्च इसलिए किया है कि उनके आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नींद की वजह से वॉशरूम में जाके सो जाते थे। वॉशरूम भी देखिए कि सुकून की जगह है, सोने वाली जगह है, खैर वहाँ जाके लॉक करके सो जाते थे। उन्होंने कहा ये क्या मसला है, मसला ख़राब लग रहा है, ये आधा घंटा वॉशरूम में रहते हैं सारे मेरे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं। तो खैर अच्छा इनिशिएटिव है, पाकिस्तान में भी इसको इम्प्लीमेंट सर मुझे लगता है नहीं किया जा सकता। हम सो के लेट उठते हैं, हम जाते हैं ऑफिस लेट है, तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ पर काम ज्यादा करते हैं वहाँ पर नींद और आराम ऑफिस में काम ही नहीं करते हैं। सही ट्रू। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको बताएं कि ये भी एक अजीबोगरीब सी तख्लीक है, गुब्बारा टाइप के सर फर्नीचर जो है ना वो फर्नीचर गुब्बारे का बस जो आपका स्टफ होता है ना गुब्बारे का, वो थोड़ा सा उन्होंने स्टफ को ज़रा ज़्यादा आप कहें कि अच्छा कर दिया है, ज़्यादा मोटा कर दिया है, और वो जो स्टफ है उसको फर्नीचर की शक्ल दी है। उसके ऊपर कुछ सर थोड़े से उन्होंने कुछ और मटेरियल भी लगाया है जिससे उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो गई है। यू कैन सी दिस चेयर बच्चों के लिए बड़ी सर देखिए लग वैसे बाय एकदम देखने से लगता है वाकई गुब्बारे है, लेकिन दरअसल ये फर्नीचर है और गुब्बारा वाला स्टफ यूज़ हुआ है, लेकिन उस स्टफ के ऊपर कुछ उन्होंने मटेरियल और लगाया है ताकि जिससे वो थोड़ा सख्त हो जाए, बट इट सीम्स टू बी लाइक अ बैलून। मेन चीज़ तो कंफर्ट होगी ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट इंसानी जिस्म को मिले, और जितनी इजादात इस हवाले से होती हैं वो इसी ख्याल को मद्देनज़र रख के की जाती हैं कि इंसानी जिस्म को कौन सा फर्नीचर ज़्यादा से ज़्यादा आराम देता है। हाँ, तो मेरे ख्याल में चलते हैं ब्रेक की तरफ। चले सर चलते हैं, अभी हम यहाँ से जाती तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम सारी पॉलिटिकल बातों को जिनको हमने शुरू में डिस्कस किया है डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आप ज़रा उठें अपने दिन का आगाज़ करें, हम वापस आते हैं एक ब्रेक लेके। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी दोबारा से ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम। हमने जैसे पहले भी अपने डेली डोज से पहले आप तबसरे में बात की थी कि आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आज के दिन में ये फ़ैसला होना है सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर हुई है कि क्या हमदा शहबाज वजारत आला के ओहदे पर रहते हैं बरकरार नहीं रहते, फ़ैसला क्या होगा, किस तरह का होगा, इसके सियासत के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। और दोनों तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट को बहुत दबाने की कोशिश हो रही है, मुस्लिम लीग नून भी बहुत एक्टिव है, उसके साथ पीडीएम की बाकी जमातें वो भी बहुत एक्टिव हैं, तहरीक इंसाफ भी बहुत प्रेशराइज कर रही है, इसके असरात क्या पड़ेंगे। जैगम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ तजियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जैगम। वालेकुम सलाम रोब साहब। जैगम बड़ा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है और इसके बड़े मुज़मरात हैं जैसे देखा जाए तो, और दोनों तरफ से प्रेशराइज बहुत किया जा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आज मुझे लगता है कि शायद फैसला ना कर पाए कोई सुप्रीम कोर्ट और इसकी और कार्रवाइयाँ हों, मतलब ऐसे में, और फिर ख़ास तौर पे एक पिटीशन आज दायर भी कर दी गई है कि फुल कोर्ट जो है, फुल बेंच वो सुने इसको, 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच ना सुने, उसके असरात क्या पड़ेंगे, ज़रा इसके बारे में फरमाइए। रोब साहब बहुत दिनों से जो पाकिस्तान के आइनी हलके हैं, जो पाकिस्तान के वकला हैं, पाकिस्तान की बार्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के ख़ुद कुछ जज हैं, वो इस बात पे बहस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से बेंच बनने चाहिए। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको ये इख्तियार है कि वो जिस तरह चाहें उस तरीके से बेंच बनाएं किसी केस को सुनने के लिए, ये उनका इख्तियार ज़रूर है। लेकिन एक बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें तमाम जज जो हैं वो इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार चीफ जस्टिस के पास ज़रूर है, ही इज़ वन अमंग इक्वल्स। तो बेंच कैसे बने, अहम तरीन बेंच कैसे बने, क्या सिर्फ चीफ जस्टिस साहब अपनी मर्जी से बनाए, फिर बहुत से ऐसे जो सियासी नौयत के फैसले थे उन्हें चंद जज जो हैं वो सुनते रहे हैं, और बहुत से जज जो बहुत सीनियर जज थे उनको इग्नोर किया जाता रहा। अब वो इशू अनफॉर्चुनेटली सियासी जो डोमेन है उसमें दाखिल हो गया है, और उसमें बहुत सी पार्टीज़, पीटीआई के अलावा तमाम पार्टीज़ वो ये कहती हैं कि ये तरीक़ाकार जो है ये सियासत पर असरअंदाज हो रहा है, और जो अहम कानूनी मसले हैं, अहम आइनी मसले हैं, उनको पूरी अदालत को देखना चाहिए।
अब इससे पहले जजेस तो ये कह रहे थे कि ये बात तय होनी चाहिए कि बेंच कैसे बनेंगे, कौन बनाएगा, क्या सिर्फ चीफ जस्टिस बनाएंगे या जजेस का एक उसमें कमेटी होनी चाहिए, वो तय करे कि किसके पास जाएंगे। अब जो केस है वो अपनी जगह, जो पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ उसका जो केस है वो अपनी जगह, लेकिन उससे बड़ा एक आईनी मसला खड़ा हो गया है। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी अदालत में पहुंचा दिया गया है, उसके कंडक्ट को। और ये वो सवाल है जो इस पिटीशन की शक्ल में पाकिस्तान की जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज अदर देन पीटीआई, वो लेकर गई हैं। अब आज की कार्रवाई में ये देखना है कि क्या ये जो 3 रुकनी बेंच है पहले इस मसले को तय करता है कि ये जो केस है इसको किसको सुनना चाहिए, उन्हें खुद सुनना चाहिए या एक नया बेंच बनना चाहिए, पूरी जो कोर्ट है वो इसको सुने। ये एक अहम बात होगी। अगर ये जजेस फुल कोर्ट को नहीं पे रजामंद नहीं होते तो मेरे ख्याल एक और झगड़ा खत्म होगा। लेकिन हो सकता है, क्योंकि जहां तक कोर्ट के इख्तियारात की बात है, चीफ जस्टिस इस जो डिमांड है इसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं और कोई फैसला दे सकते हैं। अब उधर जाते हैं तो उधर एक बहुत बड़ा इशू खड़ा है। वो इशू ये है कि एक ऐसे बेंच ने जिसमें ये तीनों जजेस शामिल थे, कुछ और जजेस, 2 और जजेस भी थे लेकिन ये भी थे, उन्होंने आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की थी। जी बिल्कुल। और ये वो आर्टिकल है, आपको मालूम है, जिसमें ये बताया गया है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में नाअहली कैसे लागू होती है। उन्होंने जो तशरीह की थी वो आइन के लिखे हुए वर्ड के मुताबिक नहीं थी। उस पर एक एतराज़ जो खुद आइनी कानूनी सर्कल्स में आया है वो ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने एक तरह की आइन कर दी। अब देखना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट इस केस को लेकर चलती है, क्या वो अपना तशरीह की रोशनी में लेकर चलती है? आपने इस आइडिया पे काम किया, टाइम कितना लगा? देखिए, मेरी इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 1 साल, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने पर मेरा 1 साल लगा हुआ है। 1 साल लगा हुआ है जी। अच्छा, 1 साल लगा। इसके अलावा ये बताएं मुझे कि आपने उसको, तो चले बच्चा रोता है तो वो खुद ही झूलना शुरू कर देता है, लेकिन इसके अलावा आजकल बच्चे टीवी के बड़े शौकीन हैं, पोएम्स बहुत सुनते हैं, और भी फीचर्स इस झूले में ऐड किए हैं कि पोएम की आवाज़ भी आना शुरू हो जाए या कोई म्यूज़िक बजना शुरू हो जाए। इस तरह के फीचर भी ऐड किए, सिर्फ झूला झूलता है अभी? नहीं, मैंने जो ये स्मार्ट क्रैडल बनाया है इसमें अभी 3 फंक्शंस हैं। अच्छा, एक है साउंड सेंसर है, एक है लाइट सेंसर का यूज़ किया है, और एक है ऑडियो भी डिफरेंट है। साउंड का जो बच्चे का साउंड सेंस करके इसके बाद ये झूला खुद ब खुद झूलने लगता है। ठीक है। और लाइट का ये जो लाइट की सेंसिटिविटी को चेक करता है। अगर अंधेरा हो, जो मैंने इसमें जो लाइट लगा हुआ है, लेड लगा हुआ है, वो ऑन होता है, और अगर अंधेरा नहीं हो, रोशनी हो, तो लेड जो है ना ऑन नहीं होता, खुद ही बंद हो जाता है। अच्छा, आपने क्या क्या चीज़ें इसमें इस्तेमाल की हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर, जैसे बार बार सोहा ने भी बताया, आपने भी बताया कि एक झूला है जिसमें बच्चे को अगर डाला जाए तो बच्चा रोए तो ये झूला खुद झुलाना शुरू कर देगा, ठीक है ना? तो इसको झुलाने के लिए कोई कंप्यूटराइज किस्म की चीज़ें आपने इस्तेमाल की हैं, क्या इस्तेमाल किया? देखिए, मैंने इसमें कुछ सर्किट्स यूज़ किए और कुछ सेंसर यूज़ किए। अच्छा जी, और वो सर्किट आर्डिनो है ना, इस पे कंप्यूटर का प्रोग्राम करके इसमें इंस्टॉल होता है, फिर इसके बाद ये सर्किट अपना काम करता है। अच्छा, किस यूनिवर्सिटी से हैं आप और कौन सी डिग्री की आपने जिसके बाद आपने फाइनल प्रोजेक्ट में ये काम किया? मैं स्वात यूनिवर्सिटी में हूँ, पढ़ रहा हूँ शंगला कैंपस से, और BS कंप्यूटर साइंस अभी मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है। अच्छा, तो कंप्यूटर का तो आपको पता था जिसकी बुनियाद के ऊपर आपने वो सर्किट और कंप्यूटर और वो सारी की है। और उसके अलावा झुलाने के लिए फिर क्या चीज़ है? झुलाने के लिए मैंने इसमें कार का जो वेफर मोटर जो है ना, वो पानी शीशे पे जो डाल पानी की मोटर होते हैं, उसको इस्तेमाल किया है मैंने। ठीक है, तो पानी की मोटर क्या करती है? उसके साथ कोई लीवर होगा? नहीं, वो जब ये स्टार्ट होता है तो इसको झुला देते हैं। अच्छा, तो बैटरी से चलता है, बिजली से चलता है, स्विच लगाना पड़ता है? दोनों मौजूद है इसमें, दोनों फंक्शन मौजूद है। ऐसी यानी ऑटोमेटिक और डायरेक्ट दोनों है।
अच्छा, एचसीडीसी दोनों है मतलब मौजूद अगर है आप इसको इसमें। चार्ज कर लेते हैं और अगर स्विच नहीं भी लगा होता तो ये काम करता हाँ है? काम That is करते हैं। really good, sir. बैटरी भी इसमें मौजूद है, लेकिन बैटरी भी आप कनेक्ट कर सकती है जुली अच्छा, को। अब क्या प्लान है शाहिद का? फॉर एग्जांपल अब अगर लाहौर शहर में बात की, जैसे हरमीत ने कहा कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत भी ज़्यादा है, ख़रीदार भी ज़्यादा हैं, आपका प्लेटफॉर्म भी, अगर शहर की बात की जाए तो लोग चाहते हैं कि ऐसी इन्वेंशंस अपने घर लेके आए ना, ख़वातीन ख़ास तौर पर अपने बच्चों के लिए नित नई चीज़ें लेकर आती हैं कि हमारे बच्चे के लिए सबसे नई चीज़ जो मार्केट में है वो होनी चाहिए। क्या प्लान है फ्यूचर का? अगर इन्वेस्टर्स मिलते हैं या आप स्क्रीन के थ्रू लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, मैं इसको बड़ी तादाद में मार्केट में लॉन्च करना चाहता हूँ, ये झूला बनाने के बाद आपका मुस्तकबिल का प्लान क्या है? देखिए मुस्तकबिल का प्लान मेरा ये है कि कुछ लोगों ने तो बताया नहीं कि हम आपको साथ इन्वेस्ट करें और मार्केट में, मेरा ये प्लान है कि मैं मार्केटिंग इंशाल्लाह शुरू करूँगा और इसको मैं जल्द अज जल्द मार्केट में लॉन्च करूँगा। और कुछ दिन पहले मेरे सुपरवाइज़र से मेरा बात हो चुका था, अच्छा। तो सुपरवाइज़र ने मुझे कहा था कि हम इंशाल्लाह खुद ही इन्वेस्टमेंट करें, हमारे साथ जगह है और हम खुद ही इंशाल्लाह इन्वेस्ट करेंगे, इसको मार्केट में लॉन्च करेंगे इसको। अच्छी बात अच्छा, है। तो आपकी तकरीबन हमें पता चला है कि आपकी कॉस्ट आई थी इसके ऊपर को 30,000 रुपया, जी ठीक है ना? और कुछ और आ जाएगी जब आप मैस लेवल के ऊपर, बड़े पैमाने के ऊपर इसको बनाएंगे, जी। तो फिर तकरीबन कितने का बिकेगा ये तकरीबन 50 to 60,000 इसमें 50 to 60,000? मार्जिन 50 रख को। के सब चीज़ों का। हाँ, मतलब वैसे तो एक लिहाज से देखा जाए तो जो उसके फंक्शन है वो कुछ भी नहीं है, तो इसमें और कुछ चीज़ें ऐड करना चाहेंगे आप फिर? हाँ इंशाल्लाह ऐड करूँगा। एक सर ने बताया था कि हम इस पे और कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा दे इस झूले में और फिर वो मोबाइल से कनेक्ट करके इसके लिए एप्लीकेशन भी बना हाँ, कि सकते मतलब हैं कहीं हम भी हो तो अपने बच्चे को देख देख सके ना उस कि वक्त वो कि कैसी क्या कर रहा तरह है। किस हालात में है, कैसी तरह रह रही है वो। अच्छा, आगे ये भी करना चाह रहे हैं जी। आप? जी हरमीत। हाँ, मुझे शायद की आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन मेरे ख्याल में आप ही शायद सवाल जरा कर लें बोल क्योंकि भी आहिस्ता रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल मुझे चलिए आपके हिस्से का सवाल हम कर लेते हैं। शायद ये बताएं कि अप्रिसिएशन कितनी मिली अपने इलाके से, सवाल जैसी जगह पे, जैसे कि अगर बात की जाए उन एरियाज़ की तो हरमीत भी वहीं से, और हरमीत हमारे चैनल के भी स्टार हैं, सोशल मीडिया के स्टार भी हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ से आते हैं जो कि ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, ज़हीन होते हैं। आपके इर्द गिर्द बैचमेट भी होंगे, उन्होंने भी फाइनल प्रोजेक्ट किया होगा। कितना आपके साथीज़ा ने और यूनिवर्सिटी ने आपको सपोर्ट किया है, कितना अप्रिशिएट किया है इस बात पे? तो सबसे पहले मैं अपने यूनिवर्सिटी का जो तमाम असातिज़ा करा, मैं अपने सुपरवाइज़र का, अपने वालिद साहब का, फैमिली का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मैंने अपना ये प्रोजेक्ट जो है ना मुकम्मल किया। अच्छा, जी। कोई ठीक है। बाहर से जब कोई, यानी आपके जब ये तशहीर हुई होगी, मशहूर हुआ होगा थोड़ा सा जी। प्रोजेक्ट वगैरह, ऑनलाइन लोगों ने देखा है इसको, सोशल मीडिया पे देखा है, तो उसके बाद कोई किसी ने सरकारी, कोई किसी ने आपसे रब्ता किया कि भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और भी चीज़ों में आओ आप, या हम भी इसको बना, मतलब आपकी मदद करना चाहते हैं? नहीं, किसी ने रबिता अभी तक नहीं किया, लेकिन कमेंट में बताया है, बहुत से लोगों ने बताया कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया है। जी। और मैंने खुद ही कुछ जो कीपैड बोर्ड है वो इस पे मैंने भी फॉर्म फिल किया है कि मेरे साथ ये आइडिया है, मेरे पास ये आइडिया है और इस आइडिया पे मैं आगे काम करना चाहता हूँ, तो फॉर्म मैंने भी इस पे सबमिट किया है कीपैड बोर्ड को। अच्छा, ये आइडिया जो है, तो आप यूनिवर्सिटी में जब काम करते हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि फाइनल प्रोजेक्ट आपका सबसे मुनफरिद हो, लोग उसे सराहें, या कोई जी। ऐसी चीज़ करो जो बाकी लोगों ने ना की हो। आपने 1 साल लगाया, लेकिन इस तरह के मज़ीद इक्विपमेंट्स बच्चों के लिए हों, बड़ों के लिए हों, गैजेट्स जिसे कहा जा सकता है, बनाने का प्लान है। और अगर आप, मतलब अगर आप एक मशीनरी बना लेते हो तो आपका दिमाग और काम करना शुरू और करता काम है, करता ये भी जी। बनाऊंगा, वो भी बनाऊंगा। और इस तरह की कैसी कौन कौन सी चीज़ें बनाने का शौक़ है? तो शौक़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी ये जो स्मार्ट कैडल मैंने बनाया है, अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये इसको प्रमोट करना चाहते हैं। प्रमोट करना चाहता हूँ कि इसमें मार्केट का कैसा काम रहेगा। चलिए, हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ना, हम हमेशा ऐसे लोगों को देते हैं जहाँ से आप अपने इस टैलेंट को आम दुनिया तक, पब्लिक तक पहुँचा सकते हैं। जो देखने वाले हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, अगर मेरे साथ कोऑपरेट किया जाए, ताउन किया जाए, तो मैं इसकी मेकिंग पर काम करूँ तो इसको अच्छा बिजनेस बनाया जा सकता है। बेचने के लिए भी मार्केट में एक अच्छी चीज़ है। और इन्वेस्टर्स को क्या आप पैगाम देना चाहते हैं इस हवाले से? जी,
जो भी आपके देखने वाले हैं उन्हें कोई पैगाम दें कि आपके साथ कोऑपरेट करें, आपके साथ मिलकर अगर इस काम को करें तो आप इस काम को कितना आगे लेके जा सकते हैं? बहुत आगे लेके जा सकता हूँ इंशाल्लाह। मेरा तो ये ख्याल है कि मैं इस प्रोडक्ट को मैं इंशाल्लाह अमेज़न पे भी लॉन्च करूँगा, Oh, अगर that's good, that's मेरा कोई हुकूमत मेरा सपोर्ट करे, कोई मेरा साथ दे, तो इंशाल्लाह मैं इसको अमेज़न पे लॉन्च करूँगा। That's तो really good. अमेज़न पे लॉन्च करने के लिए आपको इकट्ठे 10 ऑर्डर आ जाते हैं या 15 आ जाते जी। हैं, तो इतनी मतलब कैपेसिटी है, कितनी देर में बना पाओगे फिर वो? That's the point. तो अभी तो मैंने बनाया नहीं, कुछ इन्वेस्टर नहीं आया अभी तक, तो इंशाल्लाह जल्द ही हो जाएगा, तकरीबन 15 दिन में 20 दिन में इंशाल्लाह। 15 दिन में बना सकते हो आप? इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप साइंस की तालीम आपने हासिल की, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप इसमें कामयाब हुए, जी। तो नौजवान जो हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो साइंस की तालीम हासिल करें, नई से नई इजादात के बारे में पढ़ें, तब वो इस तरह के काम कर सकते हैं? और ख़ास तौर पे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, सवात जैसा इलाका है, बलोचिस्तान के इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के और इलाके हैं, वहाँ के बच्चे जो इस तरह के कामों के में आना चाहते हैं, तो वो पढ़ें क्या मतलब? देखिए, हमारे इस मुल्क में बहुत से मुझसे भी बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली सपोर्ट की वजह से किसी सपोर्ट की वजह से वो आगे नहीं जा सकते। सही। ठीक है। तो मैं हुकूमत को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो एजुकेशन सेंटर के अलावा टेक्निकल सेंटर भी खुलवा दे, कि इसमें जो नौजवान हमारे नौजवान हैं वो अपनी मिशन में कामयाब हो जाए, अपने मिशन को अचीव करे। ठीक है, तो आपकी गवर्नमेंट से ये है, लेकिन नौजवानों को भी तो कुछ कहना चाहते होगे ना? आपने जैसे मतलब एक जिद्दत पैदा की, एक नई चीज़ आपने बनाई, तो नौजवानों को क्या करना चाहिए उसके लिए, नई चीज़ बनाने के लिए? देखिए, नौजवानों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने काम को जो भी कोई भी फील्ड में जो भी है, तो वो इसको तसल्ली से यानी इंटरेस्ट से काम करना चाहिए। मतलब डिवोशन के साथ अगर आप एक आइडिया मार्केट में लेके आ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं तो आम आवाम को वो आइडिया ज़रूर क्लिक करता है, जैसे कि ये जो बड़ा अच्छा सा इन्होंने इन्वेंशन बनाई है और लोग उसे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, बट ही नीड इन्वेस्टर। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें कोऑपरेट करें, उनके साथ उन्हें इन्वेस्ट करें। और फंड्स का इशू सर हमारे तलबा और तालिबात को हमेशा से रहा है, वो हुकूमत की जानिब से हो या मुखैर हजरात की जानिब से हो, ये फ़ंड्स का इशू रहता है। लेकिन हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपको मुबारकबाद कि आप इस काम में आगे बढ़ें। और हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को अप्रिशिएट करते हैं ताकि आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो। तो हम शायद को हमने इसीलिए आपके सामने आज बुलाया, आपसे मुलाकात कराई। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप कोई ऐसा टैलेंट रखते हैं तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको भी हम इंडोर्स कर सकें। हमने एक छोटी सी हम ब्रेक लेके बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद बच्चों में एक पुरस्कार बीमारी पैदा हुई है जिसको हेपेटाइटिस के नाम से मौसूम किया जा रहा है, और वो ये है कि आलमी इदारा सेहत ने एक ख़तरे की घंटी बजा दी है कि ये मुख्तलिफ मुल्कों में फैल के काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकती है। तो डॉक्टर अवैस आबिद साहब माहिर इमराज जिगर मैदा हमारे साथ मौजूद हैं। इस बीमारी के हवाले से बात करते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, पाकिस्तान में इसका कोई ख़तरा है या नहीं है अभी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। सर ज़रा इसके बारे में बताइएगा। वैसे तो हेपेटाइटिस पाकिस्तान में पहले ही बहुत पाया जाता है, लेकिन ये आलमी इदारा सेहत अगर ख़तरे की घंटी बजा रहा है तो उसकी क्या वजूहात हैं? पाकिस्तान में कितना ख़तरा है इस बीमारी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हेपेटाइटिस जो है उसको थोड़ा सा भी ना क्लासिफाई करना पड़ेगा। हेपेटाइटिस की जब भी हम बात करते हैं तो इट्स बेसिकली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस और क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस, यानी काला यरकान जिसको हम हेपेटाइटिस बी और सी कहते हैं, और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस जो कि हेपेटाइटिस ए और ई है, जो कि इस मौसम में वैसे ही काफी ज्यादा होता है। कंसिडरिंग द फूड इनटेक दैट वी यूजुअली हैव, द हाइजीनिक मेजर्स पाकिस्तान में, obviously that's for everyone to see. जिस की हम बात कर रहे हैं, जिस आउटब्रेक की बात कर रहे हैं, एक्चुअली एक एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की फॉर्म में है जो कि हेपेटाइटिस ए और ई नेगेटिव है। यानी WHO नेम्स इट एज अ मिस्टीरियस डिजीज, अ डिजीज ऑफ अननोन etiology, यानी अ डिजीज दैट हैज नॉट बीन सीन बिफोर,
डिजीज जिसके बारे में अभी भी कुछ कहना मुश्किल है कि इसकी इटियोलॉजी क्या है। लेकिन वो जो आम तौर पे जो जो इसके कॉजेस होते हैं हेपेटाइटिस ए और ई, बेसिकली वो इसके कॉजेस नहीं हैं। बहुत सारी थ्योरीज हैं इसके बारे में, जैसा कि जब भी कोई नई बीमारी आती है तो हाइपोथेसिस होते हैं बहुत सारे, यानी आप जंप नहीं करते कंक्लूजन पे और बाकी सारी चीजों पे। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि एक एडिनो वायरस है, एडिनो वायरस 41 का नाम उन्होंने उसको दिया है, which somehow or the other is causing this disease, especially in children. यानी जो WHO का एक क्राइटेरिया है वो ये है कि 16 साल से कम उम्र के लोग, वो लोग जिनके ट्रांस एमिनेसेस यानी जो LFT टेस्ट हम कराते हैं वो अगर 500 से ऊपर हो जाए, और अगर उनका हम जो सेरोलॉजी कराएं यानी हेपेटाइटिस ए और ई कराएं, तो वो जो है आपका अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर WHO उसको एक प्रोबेबल केस के लिस्ट पे जो है वो डाल देता है। द प्रॉब्लम विद दिस डिजीज इज कि इसमें बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो चुकी हैं, एटलीस्ट 22 डेथ्स जो हैं दैट हैव बीन रिपोर्टेड सो फार। दिस इज नॉट द यूजुअल रूटीन। यानी हेपेटाइटिस ए और ई के साथ जो है, जो हम यहाँ पे भी एक्सपीरियंस करते हैं हमारे मुल्क में और काफी देर से है, ये नॉर्मल रूटीन नहीं होती। जो परसेंटेज है फॉर पेशेंट्स रिक्वायरिंग लिवर ट्रांसप्लांट, परसेंटेज है फॉर पीपल जिनको आपको करना पड़ता है, मतलब जिनकी मॉर्टेलिटी होती है वो बहुत लो है। नाउ दिस डिजीज इज हैविंग अ हाई मॉर्टेलिटी, यानी शरह अमवात ज्यादा है, और दिस डिजीज इज रिक्वायरिंग मोर पेशेंट्स टू हैव अ लिवर ट्रांसप्लांट। आमतौर पे जब इटियोलॉजी की बात करते हैं यानी कॉज की बात करते हैं, यानी हम लोगों को जो कहते हैं कि आपने इस बीमारी से बचाव के लिए क्या करना है, तो हेपेटाइटिस के मरीजों में यही कहा जाता है कि जी आपने बाहर से खाना नहीं खाना, आप हाइजीनिक मेजर्स लें, खाने के सिलसिले में कोशिश करें कि अच्छा डॉक्टर वैस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेकिन ये बताएगा कि हम तो ये जो आप बता रहे हैं ये बेसिक प्रिकॉशंस है, लेकिन अगर बच्चों की स्पेसिफिकली बात की जाए तो हेपेटाइटिस सी का ये जो डिजीज़ है डायग्नोज बच्चों में होना शुरू हुई है आफ्टर कोविड। 600 से ज़ायद केसेस दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो है वो पाए जा रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं। तो बहुत सारे हल्के ये भी एक कह रहे हैं और उसको कनेक्ट कर रहे हैं कोविड-19 से। तो क्या आप ये कनेक्शन वैलिड समझते हैं, या आप समझते हैं कि उसके बाद ही बच्चों में केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं? हाँ, देखिए रूल आउट करना तो पॉसिबल नहीं है अभी फिलहाल, एटलीस्ट द डाटा दैट वी हैव। और जो अपडेटेड रिपोर्ट है उसमें 1000 प्लस केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो भी रिसेंटली जुलाई की रिपोर्ट है। इट वाज मार्च जून सॉरी मई के एंड में इट वाज 650 प्लस केसेस, लेकिन अब तो 1000 से ज्यादा केसेस हो गए। शुरू में सोचा जा रहा था इसको कोविड-19 की वैक्सीन के साथ भी एट्रीब्यूट किया जा रहा था, लेकिन जब डाटा आया तो इट वाज प्रूवन रॉन्ग ना। बहुत सारे बच्चों में आपको पता है कोविड-19 की वैक्सीनेशन बहुत कम दी गई है और उन्हीं मुल्कों में दी गई है, अभी हमारे यहाँ तो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आके जैसे जैसे और रिसर्च होती जा रही है तो इट्स नॉट लिंक टू कोविड-19 ना, मतलब एक डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन वी ऑल नो ना कि कोविड-19 ने हमारी जो इम्यूनिटी है उसको किस तरह से इफेक्ट किया है। तो एक ये है कि शायद हमारी इम्यूनिटी इस तरह से इफेक्ट हुई कि हम एडिनो वायरस को एक्सपोज हो गए। मैं वही बात कंटिन्यू कर रहा था कि आमतौर पे हेपेटाइटिस की जो परहेज है उसमें खाने का परहेज बताया जाता है। एडिनो वायरस समथिंग जो हमें खाने में से नहीं लगता, वो हमें मतलब ये जो फ्लू और इस तरह की चीजें हैं उससे लगता है। इफ वी टच अ सरफेस जहाँ पे एडिनो वायरस हो, तो ये वायरस जो है हमें हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू, हमारे नाक के थ्रू, हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हेपेटाइटिस, जिसमें खाने की नहीं, आपको अपनी उन कॉन्टैक्ट से परहेज करने की जरूरत है कि जिनको फ्लू हो रहा है या जिनसे आप एडिनो वायरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यही इसमें जो एक मेन बात थी कि वो जो थ्योरी है परहेज की वो ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाएगी। हेपेटाइटिस के मरीजों में हम सिर्फ ये नहीं कह सकेंगे कि आपने सिर्फ खाने का परहेज करना है, उनको ये भी कहा जाएगा कि आपने हर वक्त पे मास्क पहन के रखना है, आपने हर वक्त पे जो है ऐसे लोगों से बचना है जिनको फ्लू हुआ हुआ है या जिनसे आपको एडिनो वायरस होने का खतरा है। एडिनो वायरस आमतौर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सम नहीं होता और बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों में ये प्रॉब्लम्स करता है, लेकिन देयर इज अ थ्योरी ना इन सर्कुलेशन कि शायद कोविड ने हमारी कुव्वत मुदाफियत को, हमारी इम्यूनिटी को इस तरह से इम्पैक्ट कर दिया है कि नाउ वी आर सस्पेक्टेबल टू अनदर वायरस। WHO ने अब मंकी पॉक्स और कोविड के बाद अब दिस इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन जहां पे उन मुल्कों में अब 1000 प्लस केसेस रिपोर्ट हो गए हैं। और एंड यू नो अगर आप उसका एपिडेमियोलॉजिकल डाटा देखें तो ये अभी फिलहाल अमेरिका में और इंग्लैंड में और उस जगह पे रिपोर्ट हुए हैं
लेकिन कंसिडरिंग आवर हेल्थ सिस्टम एंड द रिस्ट्रेंट्स दैट वी आर फेसिंग, यहाँ पे शायद रिपोर्ट होने में काफी देर लगेगी, आइडेंटिफाई करने में बहुत देर लगेगी कि यहाँ पे कोई ऐसा केस था कि नहीं। सो इट्स फॉर ऑल द फिजिशियंस, मेरी तरह के जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, कि जब भी हम किसी बच्चे में, खास तौर पे 16 साल से कम उम्र के बच्चे में एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस देखते हैं, तो उसकी वायरल सीरोलॉजी जरूर करा लें। उसका हेपेटाइटिस ए और ई का टेस्ट, जो कि आमतौर पे लोग नहीं कराते बिकॉज इट्स बिट एक्सपेंसिव, वो जरूर करा लें। और अगर वो ए और ई नेगेटिव है और उसके सिम्टम्स जो हैं वो आ रहे हैं हेपेटाइटिस के, तो फिर वी कैन सस्पेक्ट दिस, वी कैन लेबल दिस एज अ प्रोबेबल केस, यानी हमें शक होना चाहिए कि इसमें ये जो डिजीज है ऑफ अननोन एटियोलॉजी, लिवर डिजीज ऑफ अननोन एटियोलॉजी जो है, जो WHO नाम दे रही है, ये उसमें हो सकती है। बहुत मेहरबानी डॉक्टर। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। आपने काफी कहा, बहुत खतरे की घंटी है सर। एक और अहम बात सर, बच्चों में हेपेटाइटिस सी की डायग्नोज जो हुआ है, उसमें ज़्यादा बड़ी तादाद बच्चों का जंक फूड खाना भी है। हम अपने बच्चों को फ्राइज़ पे, मैकडॉनल्ड्स पे सर पता नहीं क्या क्या खिला देते हैं। तो बच्चों का इम्यून बेहतर करने के लिए माओ को घर में ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। खाने पीने की बात हो रही है तो ज़रा ट्राउट फिश की बात कर लेते हैं। मैं कई जब नॉर्दर्न एरियाज़, तो आई मिस्ड इट, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है वापस आके मैंने ट्राउट फिश क्यों नहीं ट्राई की। लेकिन ये क्या क्या है, कैसे प्रोडक्शन होती है, अब ये जो फार्मी ट्राउट फिश है वो क्या है, देसी ट्राउट फिश क्या है, इसका टेस्ट क्या होता है, वी हैव अ पैकेज। अब देख कर वापस आएँ, फिर इस पर बात करते हैं। चतराल की खूबसूरत तरीन वादी गोलेन, साफ और ठंडे पानी की चश्मों, घने जंगलात, सदियों पुरानी ग्लेशियर्स, मुख्तलिफ फलों की बागात और ट्रोट मछली की वजह से खास अहमियत रखती है। मगर बदकिस्मती से ये खूबसूरत वादी हुक्मरानों के साथ साथ सयाहों की नज़रों से भी अभी तक ओझल है। गोलेन में वाक़ ट्रोट फिश फार्म में हर उम्र व हर साथ के हज़ारों ट्रोट मछली पाए जाते हैं। यहाँ का पानी निहायत ठंडा और साफ होता है, जिसमें ट्रोट मछली बहुत खुश रहता है। हाफिजुल असद का कहना है कि ज्यादा ठंड की वजह से इन ट्रोट की ग्रोथ यानी बढ़ोतरी निहायत सुस्त रफ्तारी से होती है, जिसकी वजह से इसका जायका भी निहायत लजीज और मुनफरिद है। और टेम्परेचर इसका बहुत कम है, 7 डिग्री है, तो इस पे इसका ग्रोथ कम होता है, लेकिन इसकी सेहत बहुत अच्छी होती है, ज़बरदस्त इसकी वो होती है, टेस्ट होती है। ट्रोट मछली को देखने और उसे खाने के लिए मुकामी और गैर मुकामी सयाह भी यहाँ आते हैं। इस वादी में मारखोर और आईबेक्स कसीर तादाद में पाए जाते हैं। ट्रोट फिश फार्म में सयाहों की दिलचस्पी के लिए आईबेक्स का एक मुजस्समा भी रखा गया है, जिनको देखने के लिए मर्दों के साथ साथ खवातीन छोटे बड़े भी आते हैं। यहाँ पहाड़ों की चोटियों पर काफी पुराने और बहुत बड़े ग्लेशियर यानी बर्फानी तोदे पड़े हैं। ग्लोफ यानी ग्लेशियर पटने की वजह से यहाँ अक्सर सैलाब आते हैं। इन सैलाबों की वजह से इस खूबसूरत वादी की सड़कें मुतासिर हुई हैं। यहाँ साफ और ठंडे पानी की इतने कुदरती चश्मे मौजूद हैं कि अगर उनको पाइपलाइन के जरिए नीचे लाया जाए तो न सिर्फ पूरे चतराल के लिए काफी है, बल्कि पूरे सूबे को ये साफ पानी फराहम की जा सकती है। यहाँ के मकीनों ने इन सड़कों की बेहतरी का मुतालबा किया है। यहाँ के मकीन हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हैं कि इस वादी की सड़कों को बेहतर किया जाए ताकि कभी तरक्की कर सके। अहमद गुलाम फारूकी, वादी गोलेन। जितनी जोर से सर हमारे कॉरेस्पोंडेंट ने माइक पकड़ा था ना, उतनी जोश के साथ मैंने मछली पकड़नी है लेकिन नहीं, सो क्यूट और बड़े अच्छे बड़े प्यारे लग रहे थे। उन्होंने रिपोर्ट बड़ा अच्छा किया है कि जी चित्राल के अपर साइड की अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर चश्मे हैं कि पूरे KPK को पानी दिया जा सकता है। दैट इज़ रियली गुड। वहाँ पे जाए ना तो वो दरिया के किनारे लोग बैठे होते हैं, आपको बारबेक्यू करके उसका दे रहे होते हैं और मुंह में पानी आ जाता है। फ्रेश आप जब फिश आपने खाई हुई है? मैंने खाई हुई है, बिल्कुल, क्यों नहीं खाई हुई, बहुत इंतहाई लजीज होती है। और जिस तरीके से बनाते हैं ना, वो भी तरीका मतलब एक मुनफरद है, मेरे ख्याल से अपना खैबर पख्तूनख्वा का अपना टेस्ट है, तरीका। हाँ चलिए जी, लेकिन यू गाइस हैव टू वेट फॉर 3 और 4 मंथ्स। अभी ना खाएं, अभी गर्मी बहुत है, मौसम बहुत खराब है, अभी खाने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन अगर आप नॉर्दर्न एरियाज जा रहे हैं तो खाएं और इन्जॉय करें। अब सुबह हो चुकी है, मेरे ख्याल से आपके 12 बज चुके हैं। उठे, अपने दिन का अच्छे से आगाज़ करें और आज अच्छे बड़े अहम फैसले आने वाले हैं। आज फिर टीवी के आगे बैठ जाए, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ और इसी पॉलिटिक्स के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।